Good morning. Today is 20th December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए साइड में ये छोटा आर्टिकल है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। कल प्रीलिम में इसको डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक रिवर के लिए जो ट्रिब्यूनल बनता था अब उन सबको कन्वर्ट करके एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही है। और दूसरा ये जो आर्टिकल है जो यूएस का एक ड्रोन है अंडर वाटर ड्रोन चाइना ने कैप्चर किया था उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, हम इसे डिस्कस करेंगे, इससे भी ऊपर वाले को भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल श्याम शरण का आर्टिकल है। श्याम शरण काफ़ी अच्छा लिखते हैं लेकिन इस आर्टिकल में उन्होंने जो ट्रंप के होने वाले मिनिस्टर्स हैं यानी जब उनकी कैबिनेट स्टैब्लिश की जाएगी 20 जनवरी से तो उनके बारे में लिखा है कि कौन इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है कौन बुरा और कौन चाइना के लिए अच्छा या कौन बुरा। तो बंदों पर बात कही गई है, अभी तो वो चुने भी नहीं गए हैं या फिर चुने गए हैं तो उनकी पॉलिसीज पता नहीं क्या होगी, तो ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करने लायक। दूसरा ये जयललिता की दो स्कीम्स यानी एक तो जो कैंटीन उन्होंने चलाई थी अम्मा कैंटीन और दूसरी उन्होंने एक फ्री पानी देने की कैंटीन फ्री पानी देने का प्रावधान किया था। तो देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम इसे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, यानी कह सकते हैं कि इनके नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दो स्कीम किसी स्टेट की वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़े बहुत इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ओरली हम डिस्कस कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये जो आर्टिकल है वो देखिए पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन इंडियन एक्सप्रेस का है, आर्टिकल तो फुल आप इसे नहीं कह सकते। तो स्टार्ट करते हैं अभी। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आपको पता ही होगा सॉरी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आपको पता ही होगा। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे तो पहले तो सब कुछ सही ढंग से डिवाइडेड था, ज्योग्राफिकल डिवाइडेड था। तो अंग्रेजों ने हमारे स्टेट्स के ऊपर हमारे इंडिया के मैप के ऊपर एक आर्टिफिशियल लाइन खींच दी अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप याद कीजिए बंगाल का विभाजन, कैसे उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड किया, आर्टिफिशियल लाइन्स खींची गई और उसी से ये जो इनकी नींव थी इंटर वाटर डिस्प्यूट्स की वो वहीं से रखी गई थी। और उसके बाद आज़ादी के बाद तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स बने कि जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो चलती ही आ रही हैं। चाहे आप कावेरी का एग्जांपल लीजिए, सतलुज का एग्जांपल लीजिए, महादाई रवि जो नदी है उसका एग्जांपल लीजिए, 6-7 जो है रिवर डिस्प्यूट्स अभी तक सामने आ चुके हैं। और उसके देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनको पता था, दे न्यू डैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में अराइज इन द फ्यूचर। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया 262 आर्टिकल में एक प्रावधान रखा। 262 आर्टिकल में क्या लिखा गया था, 262 आर्टिकल में यह बताया गया था कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो किसी भी तरह का कोई लॉ या फिर कानून पास कर सकता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। तो ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1956 में एक लॉ पास किया। इस आर्टिकल 262 के तहत इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया 1956 के अंदर में। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें इस एक्ट में यह कहा गया जब भी किसी स्टेट किसी राज्य को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलकर आ सकता है। स्टेट सेंटर को कहेगा कि भाई एक ट्रिब्यूनल इस्टाब्लिश कीजिए, मुझे दिक्कत है, ये हमें पानी नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी होती थी जब भी कोई स्टेट कहता तो इस एक्ट के तहत 1 साल के अंदर अंदर उसे ट्रिब्यूनल इस्टाब्लिश करना होता था। और यह भी प्रावधान था कि जो वाटर स्टेट डिस्प्यूट्स होती हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस एक्ट में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। अभी आने वाले देखेंगे स्लाइड्स में क्यों होता है ऐसा। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो पहले ऐसा होता था कि हर एक रिवर के पास जब भी कोई स्टेट जाता तो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल इस्टाब्लिश करना पड़ता था इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एक ही ट्रिब्यूनल होगा परमानेंट, लेकिन हर एक नदी के लिए ब्रांचेज अलग अलग हो सकती हैं। यानी कल को देखिए कोई भी नदी, मान लीजिए आप गंगा के लिए अगर दिक्कत आती है तो गंगा के लिए अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो वो अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बनाएंगे, वो एक ब्रांच इस्टाब्लिश करेंगे सिर्फ। और जब गंगा का जो मैटर है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अगर सोल्व हो जाएगा तो वो ब्रांच अपने आप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, यानी एक ही ट्रिब्यूनल रहेगा, अलग अलग ट्रिब्यूनल नहीं होंगे। और अभी जो सारे के सारे जितने ट्रिब्यूनल हैं, जैसे अलग अलग के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल अलग है और जो सतलुज SYL का ट्रिब्यूनल अलग है, महादाई कृष्णा इनका ट्रिब्यूनल अलग अलग हैं। तो ये सारे के सारे जो ट्रिब्यूनल है एक ही परमानेंट ट्रिब्यूनल में सबज्यूम हो जाएंगे, समा जाएंगे और रहेगा क्या, सिर्फ एक ट्रिब्यूनल। तो इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसके फायदे काफ़ी होंगे। क्यों, एक तो देखिए इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब एक ही ट्रिब्यूनल होगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, कॉस्ट भी बचेगी और इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी। और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, देखिए अलग अलग ट्रिब्यूनल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इससे घटेंगी। अकाउंटेबिलिटी, यानी देखिए जब एक ही ट्रिब्यूनल होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी सरकार के प्रति, स्टेट्स के प्रति, जनता के प्रति। तो ये इनके फायदे होंगे।
दूसरा देखिए एक बात क्या है, एक और अच्छा इसका एडवांटेज है जो अभी सरकार ने फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि हम एक एक्सपर्ट एजेंसी भी स्टैब्लिश करेंगे जो क्या करेंगी, जो डेटा कलेक्ट करेंगी रेन के बारे में, इरिगेशन के बारे में, सरफेस वाटर फ्लो के बारे में। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा ये होगा, अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कावेरी के डिस्प्यूट में क्या हुआ, कावेरी के डिस्प्यूट में जो कर्नाटका था वो तो कह रहा था कि आपके पास इतना पानी है, और चेन्नई जो तमिलनाडु थी वो कह रही थी कि हमें पानी ज़्यादा चाहिए, आपके पास में पानी ज़्यादा है। तो जो डेटा था, डेटा के बारे में जो जानकारी है, अलग अलग क्लेम्स थे, कर्नाटका के अलग क्लेम्स थे, इनके अलग क्लेम्स थे, तो इसी से दिक्कत पैदा हो गई थी। तो अब ये अलग से एक्सपर्ट एजेंसी के पास में डेटा रहेगा, तो वो उनके ये दोनों स्टेट्स जो हैं या फिर कोई भी जनरली मान लीजिए स्टेट्स आमतौर पे झूठ नहीं बोल सकेंगे। तो ये एक्सपर्ट एजेंसी बनाने का जो फैसला लिया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इनके फायदे हैं, चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। अब देखिए एक और जो इसमें बात है, क्लास है, अब क्या है, ट्रिब्यूनल बनाने से पहले एक और प्रावधान सेंटर की गाइडलाइंस में होगा। ट्रिब्यूनल से पहले केस जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी होगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और जो स्टेट्स पहले ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास आएंगे, और ये एक्सपर्ट्स की कमेटी होंगी और कहेंगे कि भाई ट्रिब्यूनल में तो बाद में जाएंगे, पहले आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब क्वेश्चन यह उठता है कि जरूरत ही क्या है, जब आपको पता ही है कि स्टेट इससे शांत होंगे ही नहीं, यानी अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में हार भी गए स्टेट्स, तो वो डेफिनेटली आगे ट्रिब्यूनल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर आपका मतलब क्या बनता है, तो एक तरह से आप हायरार्की बढ़ा ही रहे हो, काम ही बढ़ा रहे हो ना, जब पता ही है वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, अपील फाइल करेंगे ही ट्रिब्यूनल के पास में, और ट्रिब्यूनल से बाद केस जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों जाएगा। अब देखिए पहले तो ये देख लीजिए, जुडिशरी के पास केस क्यों जाता है, जब 1956 के जो एक्ट है उसमें साफ साफ ऐसा प्रावधान है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं ले जा सकते, लेकिन जुडिशरी ने इसको अलग ही ढंग से इंटरप्रेट किया है। जुडिशरी ने कहा कि जो 1956 का एक्ट है, जुडिशरी ने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जुडिशरी ने कहा कि 1956 का जो एक्ट है उसमें यह कहा गया कि ओरिजिनली आप नहीं आ सकते, यानी कल को कोई नई रिवर पर विवाद होता है, तो आप देखिए जैसे सोन नदी पर फिलहाल मान लीजिए कोई विवाद नहीं है, तो सोन नदी पर विवाद नहीं है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जिस रिवर पर ट्रिब्यूनल फैसला दे चुकी है, यानी जिस ट्रिब्यूनल पर, जैसे आप SYL है, सतलुज पे ट्रिब्यूनल फैसला दे चुकी है, कावेरी रिवर पर ट्रिब्यूनल फैसला दे चुकी है, तो इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नई नदी पर विवाद होता है तो हमारे पास सीधा नहीं आ सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसीलिए बार बार जब आप क्वेश्चन पूछते हो कि जब 1956 रिवर डिस्प्यूट एक्ट में साफ साफ ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, तो क्यों करता है, तो अब देख लीजिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर कोई भी ट्रिब्यूनल हो उसकी अपील हमारे पास लेके आता है तो डेफिनेटली हम उस पर जजमेंट देंगे, तो हम इंटरफेयर कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो साफ साफ ये जुडिशरी एक्टिविज्म आप इसे कह सकते हैं। तो और कौन से चैलेंजेस हैं इसमें देखिए ये चैलेंजेस हैं। एक तो लगातार अभी जो है इंटर वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, तो कैसे एक परमानेंट जो ट्रिब्यूनल होगा वो इन सब को टैकल करेगा। तो ये है इनके लिए, देखिए सिर्फ एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज का इन सब रिवर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको टैकल करना एक डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, और वो भी 3 साल के अंदर। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एक रिवर का जो डिस्प्यूट होगा उसको सोल्व करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगेंगे, ऐसा प्रावधान हम करेंगे। और दूसरा देखिए इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वाज फाइनल ऑर्डर लाइकली टू बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपने अभी डिस्कस किया कि ये देखिए यहाँ इसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, रिवर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए पहला जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास में, फिर ट्रिब्यूनल के पास में, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ऐसे तो देखिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। कैसे 3 साल के अंदर इसे सोल्व होंगे, और एक पॉलिटिकल विल चाहिए इसे सोल्व करने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कुछ कह दिया तो मानेंगे स्टेट्स? नहीं मानते। आप कर्नाटका का केस देख लीजिए, कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, यानी टाल मटोल करने लगा। क्योंकि देखिए पानी जो है एक इमोशनल इशू है, जनता के इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं।
अगर सरकार इनकार करती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से, तो कहीं ना कहीं देखिए जनता उनके साथ है, तो देखिए अंत में मानना तो पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो मनवाना चाहें तो मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कर्नाटका के जैसे लोग हैं वो अगर सरकार के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के सेंटिमेंट्स के खिलाफ हैं ऑर्डर के, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है। तो ये देखिए आगे क्या है चैलेंजेस। दूसरे चैलेंजेस ये हैं कि जो बेंचेस हैं कैसे देखिए सारी की सारी बेंच इस्टेब्लिश होंगी और कैसे जो अभी के ट्रिब्यूनल्स हैं वो सबज्यूम होंगे परमानेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, ये भी अभी देखना बाकी है। और यह भी अभी देखना बाकी है कि जो अभी टेम्प्रेरी बेंच इस्टेब्लिश होंगी वो कैसे अलग होंगी, क्या वे सेम वैसे होंगी जैसे अभी हर एक रिवर के लिए अलग ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर अलग होंगी। और दूसरा ये है कि रिफ्यूजल यानी जो मना कर देते हैं पॉलिटिशियंस यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वही है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए यह सिर्फ कम्पिटिटिव क्लेम की बात नहीं है, यह सिर्फ यह बात नहीं है कि वो स्टेट कहता है कि मुझे इतना पानी चाहिए और दूसरा स्टेट कहता है मुझे इतना पानी चाहिए। यह बात है ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस की, क्योंकि देखिए जब भी ड्रोट आता है, सूखा आता है या फिर मानसून कम आता है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाते हैं स्टेट्स के अंदर में। किसानों की रोजी रोटी का सवाल है, किसानों की लाइवलीहुड का यह सवाल है, तो इसे मिल बैठकर सोल्व करना होगा। सबसे ज़्यादा चाहे आप कितने ट्रिब्यूनल बना लीजिए, चाहे आप कितने कोर्ट्स इस्टेब्लिश कीजिए, जब तक ये एक पॉलिटिकल विल नहीं आएगी तब तक इन जो चीज़ों को सोल्व नहीं किया जा सकता। याद है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कम्युनिटी है, देखिए इसका सॉल्यूशन मेनली निकलेगा कैसे। मेनली तो वाटर को आपको सेव करना पड़ेगा। जब तक आप पानी को सेव नहीं करोगे, या फिर जैसे कोई भी डिस्प्यूट होता है कम्युनिटी फार्मर्स, जैसे अब कावेरी के डिस्प्यूट में ये सॉल्यूशन आया था, वो इस्टेब्लिश नहीं करोगे। याद होगा ना आपको ये सब कावेरी का हमने जब डिस्कशन की थी, कावेरी रिवर की, जब हमने ये सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे कि किसान वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ना उगाएं, पानी का सेव करें, और जो ग्राउंड वाटर है उसका यूटिलाइजेशन देखें, और कम्युनिटी फार्मिंग देखें। तो ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूं आपको अभी। तो अब आगे देखते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस जो टॉपिक है उसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी देखिए इसका GS2 में है, GS2 में साफ साफ इसका क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे में भी इस बार जो ऐसे आया था वो भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इन्हीं पे आया था, और स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट्स होती हैं उन्हीं पे ऐसे आया था। क्वेश्चन क्या बनता है मेंस के लिए, आपको क्वेश्चन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू न्यू रूल्स, यानी जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स लाए हैं वो कैसे जो डिस्प्यूट्स को सोल्व करने में सहायक होंगे, और फर्दर सजेशंस क्या हैं आपके इसकी तरफ में। और प्रीलिम के लिए क्या बनता है, प्रीलिम में एक स्टेटमेंट है, आपको यह बताना है कि गलत है या सही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है रिवर डिस्प्यूट्स एक्ट में, यह स्टेटमेंट सही है या गलत, आपको यह बताना है। दूसरा, वाटर कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए हुआ क्या, जो यूएस का एक अंडर वाटर ड्रोन है वो एक डेटा इकट्ठा कर रहा था, कैसा, सैलिनिटी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। साउथ चाइना सी में यहाँ वो घूम रहा था, यहाँ देखिए यहाँ वो घूम रहा था कहीं भी, मान लीजिए अब यहाँ तो लाइन अब रख दी। तो क्या हुआ, चाइना ने उसको कैप्चर कर लिया। चाइना को डर लग गया, चाइना को लगा कि कहीं ये हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उस पर एक विवाद खड़ा हो गया है। ट्रम्प कहते हैं आप रख लीजिए, वो जो ड्रोन है हमें नहीं चाहिए। तो चाइना को ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। चाइना को कहा कि ये तो एरोगेंस है, आप साफ साफ एरोगेंस दिखा रहे हो। पहले तो आप इसे मैप को देख लीजिए। मैंने आपको कहा था कि जब भी मैप आएगा, जब हम बार बार रिवाइज करेंगे, और जब तक कि रिवाइज करेंगे जब तक कि हमें याद नहीं हो जाता। देखिए रिवीजन तो इतनी बार कर देंगे कि एक तरह से यू कैन से दैट मंजिल भी हम पर फिदा हो जाएगी, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा जब तक कि जलेंगे नहीं। देखिए मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती अपने आप को जब तक जलाती नहीं तो उजाला नहीं होता, तो हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, ये साउथ चाइना सी, आपको उस दिन हमने डिस्कस किया था कि लाओस है, लाओस लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये सारे आइलैंड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पार्सल आइलैंड्स, स्पार्टले आइलैंड्स, और जो है ये स्कारबोरो आइलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये मलक्का डायलेमा हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि कैसे मलेशिया और जो ये है इंडोनेशिया, इनके बीच में जो स्ट्रेट है, चाइना यहाँ से सी लाना, शिप्स चाइना के आते हैं, तो चाइना को डर लगता है कहीं ये बंद हो गई तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो सारा तेल हमारा यहाँ से जाता है तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चाइना पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट और म्यांमार से भी एक लाइन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये सारा हमने उस दिन डिस्कस किया था। ये वियतनाम है, इसके साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और क्योंकि देखिए वियतनाम की पोजीशन ऐसी है जैसे हमारे बराबर में पाकिस्तान है, वैसे ही चाइना के बराबर में वियतनाम है। इनकी चाइना से बनती नहीं है, तो हमारी इसलिए वियतनाम के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो हुआ क्या, देखिए उसके बाद में जब से ट्रम्प चुन के आए हैं, ये देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में देखिए जब से ट्रम्प चुन के आए हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। ट्रम्प ने देखिए काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो चाइना को एग्रेसिव लग रही हैं। एक तो जैसे ड्रोन के मामले में दिया, उन्होंने कहा कि ड्रोन आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमारा ड्रोन आपने पकड़ लिया। दूसरा उन्होंने ताइवान की एग्जांपल दिया। ताइवान आपको पता होगा
ताइवान थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था, देखिए जब चाइना के लिए आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब चाइना रेवोल्यूशन हुई थी, दो पार्टीज थी, एक थी माओ की पार्टी यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और दूसरी थी केएमटी पार्टी। तो देखिए जब चाइना रेवोल्यूशन हुआ तो ज़्यादा लेजिटिमेसी इनकी थी, इन्होंने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया। तो और ये थी केएमटी जो बराबर में लड़ रही थी इनके खिलाफ में, और यानी ये लोग चाइना के ही हैं, केएमटी भी चाइना के थे, माओ भी चाइना के थे, लेकिन दोनों अलग अलग। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई हमारे देश में ही ब्रिटिशर से लड़ने के लिए दो पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं, तो वैसे ही चाइना में भी दो लड़ रहे थे, जैसे एक केएमटी भी लड़ रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ रही थी। तो अंत में इनका कब्जा हो गया क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी ज़्यादा थी। तो केएमटी भाग गया ताइवान के अंदर में, केएमटी ताइवान के अंदर भाग गया क्योंकि इनको डर लग गया था कि हमें कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो यूएस ने केएमटी को सपोर्ट किया था उस टाइम पर, और यूएस चाहता था कि कम्युनिस्ट ना आए, क्योंकि कम्युनिस्ट तो आपको पता है उस टाइम पर यूएसएसआर कम्युनिज्म फैला रहा था। तो हुआ क्या उसके बाद में अब देखिए 1971 तक तो यूएस और काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज जो केएमटी थी यानी ताइवान का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए केएमटी भागकर ताइवान पहुंच गया। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है चाइना के पास में, ये देखिए यहाँ पर आ गई है, और इन केएमटी पर आ गए। तो काफ़ी 1971 तक तो यूएस जो ताइवान है यानी केएमटी का जो रेजीम है उसी को असली चाइना मानता था, यानी जो मेनलैंड है चाइना उसको यूएस ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये इलीगल है और इलेजिटिमेट है, ये असली सरकार नहीं है, असली सरकार चाइना की यहाँ है, और जो ये लैंड है अंत में इन पर ताइवान का ही कब्जा होना चाहिए, केएमटी का ही कब्जा होना चाहिए। लेकिन 1971 में हकीकत को स्वीकारते हुए यूएस ने कह दिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं आपके जो असली चाइना है वो ये है और इन्हीं को। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होती है। अब केएमटी यहां पर आ गया था, अब क्या है, अब चाइना यह कहता है जो ताइवान है वो हमारा एक हिस्सा है, यानी वन चाइना का वो पॉलिसी देता है चाइना, यानी जो ताइवान है वो हमारा हिस्सा है। लेकिन यूएस है, यूएस इनको इससे मिलने नहीं देता। यूएस कहता है कि नहीं, ये जो ताइवान है वो अलग से है देश, मान लीजिए सोवरेनिटी इनकी अलग से है। तो इस बात पर हमेशा चाइना यू कैन से दैट एग्रेसिव हो जाता है, या फिर उसका मूड जो मिजाज है वो खराब हो जाता है। वो कहता है देखिए यूएस हमारे मामलों में दखल दे रहा है और ताइवान हमारा हिस्सा है और यूएस हमसे मिलने में इसको रोक रहा है, ऐसी बातें चाइना कहता है। अभी भी देख लीजिए। तो अब देखिए क्या किया ट्रंप ने, अभी ट्रंप ने यह किया कि ताइवान से एक अलग से कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल ली, यानी अलग से बात की ताइवान के जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वहां पर। तो चाइना इससे गुस्सा हो गया। चाइना कहता है कि देखिए आप ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उनसे अलग से कैसे बात कर सकते हो, ताइवान तो हमारा ही हिस्सा है, तो आप हमसे बात कीजिए, आप उनसे क्या बात कर रहे हो। तो इस बात पे भी चाइना गुस्सा हो गया। दूसरा, ट्रंप ने आरोप लगाया कि चाइना जो है करेंसी मैनिपुलेशन करता है, यानी अपनी करेंसी को सबसे नीचे रख लेता है, छोटी कर देता है, रिड्यूस कर देता है इसके प्राइसेस। और इसका फायदा क्या होता है, जो चाइना के सस्ते खिलौने, सस्ती चीज़ें यूएस के मार्केट में फ्लड हो जाती हैं, तो इससे उनको एक्सपोर्ट भी बढ़ता है चाइना का जो है, इससे चाइना को फायदा होता है, यूएस को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए जो ट्रंप है उनका मेन मकसद है क्या। ट्रंप का देखिए मेन मकसद ये है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें, या फिर साउथ चाइना डिस्प्यूट को एक अलग ढंग से टैकल किया जाए। नॉर्थ कोरिया और न्यूक्लियर क्राइसिस है, इनमें भी चाइना से लिवरेज ली जाए और अलग से रूल बनाया जाए इन सभी इश्यूज़ पर। तो यह जो है मकसद है ट्रंप का। लेकिन बीजिंग का जो रिएक्शन है वो भी देखिए आसान तो नहीं होगा। बीजिंग इन चीज़ों को कभी भी लाइटली नहीं लेगा, और क्योंकि उनको लगता है कि जो वन चाइना की पॉलिसी यानी ताइवान हमारा हिस्सा है, ये सारी पॉलिसीज नॉन नेगोशिएबल हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने भी अपने एंटी एयरक्राफ्ट इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं जो साउथ चाइना डिस्प्यूट है उन पर, और चाइना भी इसको इग्नोर नहीं करेगा जो ट्रंप कह रहे हैं, इस तरह की जो बात है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए जो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे रीजन की। देखिए चाइना एक नेवल पावर तो बड़ी है, लेकिन केस्ड है। केस्ड क्यों है? क्योंकि देखिए उसके आसपास काफ़ी आइलैंड्स अड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये चाइना है सारा, ऊपर देखिए, और यहाँ पे देखिए जो ये आइलैंड्स हैं, जो फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, यहाँ पे देखिए। तो नेवल पावर है, एक लेवल के बाद में ये पूरा खुला एरिया नहीं है चाइना के नेवल पावर के लिए, क्योंकि देखिए सारा का सारा जो है आइलैंड्स ने चाइना का रास्ता रोक लिया है। ये फिलीपींस का आइलैंड्स हैं, तो यूँ कैसे हम कह सकते हैं कि जो चाइना का आइलैंड्स है वो केस्ड नेवल पावर है। यह देखिए, और दूसरा देखिए दोनों के दोनों में, वैसे तो इनका ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी दोनों में इनका बॉर्डर मिलता है, लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ से ताइवान आगे अड़ जाता है, एक तरफ से जापान के जो रियूक्यू आइलैंड्स है वो आगे अड़ जाते हैं, और यहाँ पे बबुयान आइलैंड्स जो फिलीपींस के हैं वो आगे अड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जापान के आइलैंड्स भी आगे अड़ गए, ईस्ट जो चाइना सी है यहाँ पे देखिए। तो अलग अलग एंगल्स में चाइना की जो नेवल पावर है वो यहाँ पे सारे आइलैंड्स हैं वो आगे अड़ जाते हैं। तो केस्ड नेवल पावर आप इसे कह सकते हैं, ऐसी नेवल पावर जो पिंजरे में बंद है। और आगे देखते हैं
इसीलिए ताइवान, क्योंकि ताइवान के देखिए, अगर ताइवान पे किसी दूसरे देश का कब्जा होता है यानी फिर इन्फ्लुएंस में आता है, तो चाइना की पूरी सिक्योरिटी ही इससे खतरे में पड़ जाएगी, एक वनरेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ताइवान के इशू पर। तो अब देख लेते हैं इसकी यूटिलिटी क्या है। पेपर 2 मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा वैसे कि दोनों देशों, क्योंकि देखिए यूएस और चाइना के बीच का जो डिस्प्यूट है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जीएस में इसके आने के चांसेस कम हैं। तो हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनता है? हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि जो साउथ चाइना जो डिस्प्यूट है अभी, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, और क्या सोचते हो कि इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस पूरे डिस्प्यूट में। और प्री के लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि रीयूनियन आइलैंड्स है वो कहाँ हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि साउथ चाइना डिस्प्यूट डिस्कस किया है तो रीयूनियन आइलैंड्स वहीं मिलेगा, तो सोच के बताइएगा कि रीयूनियन आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो आगे क्या है, पहले देखिए इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा आर्टिकल, नहीं कंक्लूजन कह सकते हैं, कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए चीफ की जो नियुक्ति करी है, अपॉइंटमेंट करी है, एंड उसमें उसे सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर सेइंग दिस इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस और एग्जीक्यूटिव इनटू द आर्मी। सो व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर दैट द आर्मी जनरल्स मे फेवर द गवर्नमेंट इन वेरियस इश्यूज, सो दिस इज मोर हार्मफुल टू द आर्मी एंड द गवर्नमेंट आल्सो। तो हुआ क्या, देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने साफ साफ ऐसा कहा गवर्नमेंट ने साफ साफ ऐसा कहा कि देखिए जो विपिन रावत है उनको ऑपरेशंस का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं इस पूरे अभी फिलहाल के जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उनको हैंडल करने के लिए। और अभी जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया इंडियन एक्सप्रेस ने। तो इन्होंने कंक्लूजन में कहा ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो विपिन रावत हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलहाल की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी एक रूल नहीं हो सकता, लेकिन आगे आप ऐसे रूल्स इस्टेब्लिश कर दें कम से कम, यानी जब भी आपको लगे तो आप एक क्राइटेरिया ऐसा इस्टेब्लिश कर दें कि जो भी बंदा चुना जाएगा ये इस क्राइटेरिया पे चुना जाएगा, जैसे कि ऑपरेशनल हैंडलिंग या फिर एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी आपको लगता है, तो कम से कम जो एक गाइडलाइंस हैं पहले से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। ये देखिए इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस कुछ होनी चाहिए जिससे कि, और सिलेक्शन जो क्राइटेरिया फेयर होना चाहिए, और ना सिर्फ फेयर होना चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए। ये एथिक्स में बहुत अच्छा हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी बंदा हो ना सिर्फ ईमानदार हो, वो ईमानदार दिखना भी चाहिए। जुडिशरी मान लीजिए, इलेक्शन कमीशन, कोई भी एग्जीक्यूटिव मान लीजिए, ब्यूरोक्रेट मान लीजिए, ना सिर्फ वो ईमानदार होने चाहिए, वो ईमानदार दिखने भी चाहिए। तो आगे क्या है, बस ये कंक्लूजन आप यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में। आगे क्या है, आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पॉलिसीज के बारे में। वास क्या होता है, देखिए वास होता है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस पर एक रिसर्च की गई कुछ लोगों ने जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो देखिए ये सारे के सारे ध्यान से सुन लीजिए। वास की फुल फॉर्म दोबारा से, W फॉर वाटर और वाटर A फॉर वाटर मान लीजिए, यानी WA फॉर वाटर और S फॉर सैनिटेशन, H फॉर हाइजीन। तो याद कर लीजिए वास सेक्टर्स। तो देखिए ये कंटेंट लिस्ट में आता है, इस पर ये आर्टिकल है पूरा का पूरा। और क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए एक सेकेंड, एक वो पेज था कहाँ गया, गुम हो गया, चलो फिर भी आगे आ जाएगा। अब देखिए जो वास्ट सर्विसेज हैं, हम क्या हैं, हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जा रहे हैं। यानी अब देखिए पहले MDG थे 2015 तक, अब बना दिए गए 2015 से आगे 2015 से 30 तक चलेंगे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अब होगा क्या, देखिए सभी की सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इनका जो ज़्यादा फोकस है किन पर, सैनिटेशन सर्विसेज पर। आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे हमने स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम्स चलाए। और अभी देखिए जो हमारा जो रैंक है काफ़ी, जो क्लीन वाटर की एक्सेस मान लीजिए या फिर सैनिटेशन की सर्विसेज मान लीजिए, वो ये एग्जांपल देख लीजिए आप कि कैसे अभी 22% लोग सिर्फ वास्ट सर्विसेज यानी वाटर और सैनिटेशन हाइजीन सर्विसेज हैं और हाईली रोबस्ट। और दूसरा देख लीजिए ये एक जो कैपेसिटी है पॉलिसी मेकिंग की, जो पॉलिसी बनाते हैं वो ज़्यादातर देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो कैपेसिटी अच्छी नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से इनको इंप्लीमेंट करती है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखिए जो वास्ट सर्विसेज है यानी वाटर सैनिटेशन की सर्विसेज है, ये ज़्यादा क्लोज होती है स्टेट गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट बल्कि ज़्यादा कैपेबल होनी चाहिए, लेकिन उल्टा है हमारे देश के अंदर में। हमारे देश के अंदर जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, स्वच्छ भारत किसी ने चलाया, टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम किसने चलाया, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम चलाए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो उल्टा है। अभी देखिए रोबस्टनेस कितनी है, यानी कितनी अच्छी, कितनी मजबूत ये पॉलिसी चलाई गई है। जो पहला इनका क्राइटेरिया है, देखिए
4 क्राइटेरिया पे मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्कस करते हैं। तो मेनली तो पैरामीटर्स इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ज़्यादा देखिए आर्ट्स और रिसर्च के टाइप में इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में से निकाल लें और अपने आंसर में से यूज कर लें। वहाँ पे लिखने लगेंगे कि 4 क्राइटेरिया पे इनको हम वो कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा वो नहीं है। उनको सिर्फ पॉइंट्स चाहिए जनरल एग्जाम्पल्स के साथ में, करंट एग्जाम्पल्स के साथ में, यूपीएससी में इसकी आवश्यकता है। तो ये तो देखिए, ये हमेशा आप लिख दिया करो। वैसे ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, एडिक्वेसी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, तो ये अच्छे कीवर्ड्स, इनको यूज़ करा करो आप। जब भी ये कीवर्ड्स आएंगे तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाई, मॉडरेट, लो, क्या पता 10-15 क्राइटेरिया पे ये इनको डिस्कस करते हैं, और आर्टिकल में दिए सिर्फ 3-4 हैं, यानी सिर्फ कहने के लिए है, कुछ दिया तो है नहीं। और आगे क्या है दूसरा देखिए, पहला इनका क्राइटेरिया था जो रोबस्टनेस था, यानी कितनी मजबूत पॉलिसी आती हैं। और दूसरा देखिए इनका जो क्राइटेरिया है वो है बेनिफिशियरी का। बेनिफिशियरी का जो इनका क्राइटेरिया है वो उसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, यानी किनको क्लीन वाटर चाहिए, किनको सैनिटेशन की सर्विसेज चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती। और देखिए यूनिवर्सल जो कवरेज की बात कह तो देते हैं, यानी जो यूनिवर्सल कवरेज है, कहना तो आसान है कि आप कोई भी सर्विसेज और फूड है उनको सबको दे दीजिए, 100% लोगों को दे दीजिए, यूनिवर्सल एक्सेस उसको कर दीजिए। लेकिन ऐसा करने के लिए एक विल चाहिए, ऐसा करने के लिए एक रिसोर्सेज चाहिए, जो कि हमारे देश में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। दूसरा, जब भी कोई पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि नीड्स और बैरियर क्या क्या हैं। यानी देखिए सभी क्षेत्रों के जो नीड्स और बैरियर्स हैं अलग अलग हैं। कहीं देखिए जो राजस्थान या फिर बिहार है वहाँ सैनिटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, गुजरात में कम हो सकती है, यानी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग दिखते हैं। कहीं कहीं क्लीन वाटर ज़्यादा उपलब्ध हो सकता है, पंजाब मान लीजिए, हिमाचल प्रदेश में। कहीं जो कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ नदियाँ कम हैं वहाँ पे समुद्र के पानी को हमें डिसैलिनाइज करना पड़ता है। तो सभी स्टेट्स की अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग बैरियर्स हैं पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने में। देखिए 2 टाइप के अब इन्होंने कहा है, बेनिफिशियरीज 2 टाइप के डिवाइड किए जाते हैं इंडिया के अंदर में। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक तो ज्योग्राफिकल और सोशल कंटेक्स्ट के बेस पर, और दूसरा ह्यूमन लाइफ के बेस पे। कौन कौन से ये हैं? देखिए ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट मतलब कि आप मान लीजिए स्टेट्स के नाम पे। ज्योग्राफिकल मतलब जैसे कि कोस्टल स्टेट्स हो गए या फिर नॉर्थ इंडिया के कॉन्टिनेंटल स्टेट्स हो गए, तो ज्योग्राफिकल टाइप्स के बेनिफिशियरी डिसाइड करना। दूसरा जो इनका साइकिल है वो है ह्यूमन लाइफ पे, यानी एडोलसेंट, बच्चे, फीमेल और बूढ़े, यानी सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स हमारे होते हैं, ये सारे देखिए इन लेवल पे, यानी 2 टाइप पे हम पॉलिसीज बना सकते हैं, या तो ज्योग्राफिकल लेवल पर या फिर ह्यूमन साइकिल जो हैं उनके लेवल पर। अब देखिए ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा डेटा है, पहले आप वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा है, अपने आंसर में आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे डेटा की जो स्लाइड्स हैं इकट्ठी करते जाएंगे, आगे जाके मेंस के आंसर्स में हमारा जो होगा वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड देखिए अब 663 मिलियंस ऐसे लोग हैं जिनको अभी जो सेफ वाटर नहीं मिल पाता, और पूरे दुनिया के अंदर में देखिए 2.4 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको पास अभी सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अब ये इंडिया का इंपॉर्टेंट डेटा है, इंडिया में 128 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास में सेफ वाटर यानी क्लीन वाटर नहीं है, और 804 मिलियन ऐसे लोग हैं, 840 कह रहा हूँ 840 ऐसे मिलियन पीपल हैं जिनके पास में देखिए सैनिटेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसको हम देखिए वो कर सकते हैं, अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं, और ऐसे में भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए काफ़ी डेटा जो आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन पानी का इशू तो हमेशा आता ही रहता है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा देखिए जो पॉलिसी की जो रोबस्टनेस है, अब ये सोल्यूशन भी देते हैं कि बढ़ाएं कैसे। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब भी आप कई बार पूछते हो कि ऐसे में हेडिंग लिख दी जाए, तो ऐसे में हेडिंग लिखनी चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं होता, बल्कि ऐसे में अगर आप हेडिंग लिखते हो तो अच्छा ही होता है, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। लेकिन जो आपकी हेडिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, अब इनहेंसिंग पॉलिसी रोबस्टनेस, ऐसी हेडिंग आपकी होनी चाहिए। अब आप ऐसी हेडिंग कभी मत दीजिएगा कि हाउ टू इनहेंस द रोबस्टनेस, ऐसे तो बच्चे लिखते हैं काफ़ी, मतलब थोड़ा हमारे आंसर में दम लगना चाहिए। तो इस तरह की हेडिंग हमें देनी चाहिए, इनहेंसिंग पॉलिसी रोबस्टनेस या फिर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ताकि अट्रैक्टिंग हेडिंग वो रहे। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं।
जो हमारे देखिए 11% जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने देखिए एसएस जो आइडेंटिफाई किया, यानी देखिए हमारी सिर्फ जो पॉलिसीज़ हमने चलाई हुई हैं उनमें से सिर्फ 11% पॉलिसीज़ ने बैरियर्स को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। और जो रोबस्टनेस है पॉलिसीज़ की वो इन्हेंस की जा सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बैरियर्स को आइडेंटिफाई करें। और दूसरा देखिए बेटर जो आइडेंटिफिकेशन है डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा और ज़्यादा अच्छी से पॉलिसी हमारी आ सकेंगी बाद में। और ये थोड़ा सा बाद में कंक्लूजन देते हैं ये कि जॉब अगर आधी की गई है, जॉब वेल डन इज़ हाफ डन, मतलब जो ये सैनिटेशन के मामले में हमने गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चलाई है वो अच्छी हैं लेकिन आधी हुई हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और हमारा एनालिसिस ऐसा शो करता है कि जो वास्ट सर्विसेज है इंडिया में डेफिनेटली उनमें रोबस्ट की यानी जो मजबूती और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और पर्टिकुलरली स्टेट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और बाद में ये कहते हैं कि जो LCS यानी जो ह्यूमन साइकिल्स हैं, यानी देखिए बात ऐसी है कि होना तो ऐसे चाहिए कि जो इमर्जेंट पैराडाइम्स हैं, यानी कि जो सारी रिसर्च दुनिया की ऐसा कहती है कि जो LCS यानी ह्यूमन साइकिल्स पे जो पॉलिसीज चलाई जाती हैं वो ज़्यादा यू कैन से दैट फ़ायदेमंद साबित होती हैं या फिर ज़्यादा सफल होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन साइकिल की बात कहते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिसीज अलग अलग साइकिल्स को देख के चलाई जाती है, यानी देखिए जो बच्चे हैं उनके लिए सैनिटेशन की अलग दिखते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सैनिटेशन के अलग दिखते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन साइकिल्स पे ऐसी पॉलिसीज चलाई जाती है तो ज़्यादा सफल होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा है, हमारे इंडिया में क्या है कि जो ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो स्कीम्स चलाई जाती हैं वो ज़्यादा सफल होती हैं। तो ये कहते हैं कि दोनों ऐसा कीजिए, आप दोनों ही चला लीजिए, यानी LCS भी क्राइटेरिया होना चाहिए, ह्यूमन साइकिल्स भी क्राइटेरिया होना चाहिए और ज्योग्राफिकल जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, गुजरात, तो सभी के बेस पे अलग अलग पॉलिसीज आप चला लीजिए क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल। तो दोनों क्राइटेरिया को आप कंसीडर कीजिए, ह्यूमन साइकिल्स को भी कंसीडर कीजिए और जो ज्योग्राफिकल एरियाज है उसको भी आप कंसीडर कीजिए। तो बैरियर है, बैरियर को देखिए रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यह बात कहती हैं। तो देखिए उसके बाद में क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट कोट है, कोट यूटिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट कोट है जो हम ऐसे में यूज कर सकते हैं कि जो पॉलिसीज होती हैं वो एक कंपास की तरह होती हैं, यानी जो कैप्टन्स यानी जो सरकार चला रहे होते हैं उनके लिए एक कंपास की तरह होती हैं। हु आर इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो एग्जीक्यूटिव जिनके पास में जो इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज होता है उनके लिए ये पॉलिसीज एक कंपास की तरह होती हैं। ये पॉलिसीज एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं स्टीयरिंग हैंड को, यानी सरकार चलाने वाले को, ताकि वो एक पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको मॉनिटर कर सकें। तो ये कोट हम ऐसे में यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसे देख लीजिएगा। पेपर 2 में इस जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस है, एथिक्स में भी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ये है, पॉलिसीज आर फ्रेम्ड विद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बट आर प्रॉब्लम्स जनरली एडमिनिस्ट्रेटर फेस इन ब्रिंगिंग द डिजायर्ड आउटकम्स। तो एथिक्स का एक क्वेश्चन आ सकता है साफ साफ। तो अब देख लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने कहा था कि तमिलनाडु की 2 स्कीम्स का था। देखिए जयललिता जी का देहांत हो गया तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स चलाई थी। एक सेकेंड, जयललिता जी ने काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स चलाई थी जो कि देखिए पुअर्स के यू कैन से फायदेमंद थी। एक फ्रीबीज, सब्सिडीज़ काफ़ी सारी स्कीम्स पे दी थी उन्होंने और काफ़ी डाइवर्स सेक्टर में, पानी भी फ्री दिया था, कैंटीन या फिर हर एक सेक्टर में। अम्मा जो थी अम्मा के जो फ्री जो थे, जो मिक्सर ग्राइंडर, इसका बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी थी। तो ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि हम इस पूरे आर्टिकल में 2 चीज़ों को कंसीडर करेंगे। एक तो फ्री उन्होंने कैंटीन चलाई है और दूसरा उन्होंने फ्री में जो वाटर दिया है, क्या ये जो पॉलिसीज़ थी या यू कैन से दैट फायदेमंद साबित हुई या फिर इनका नुकसान हुआ। तो अलग अलग 2 पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी यूटिलिटी कहाँ हो सकती है। देखिए यूटिलिटी एज सच वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी वो एक पेपर 3 में GS 3 में एक सब्सिडीज़ का टॉपिक है, तो सब्सिडीज़ के टॉपिक में इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए ये कहते हैं कि जो फ्री कैंटीन्स चलाई, तो फ्री कैंटीन्स तो देखिए फ़ायदेमंद साबित हुई, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इनसे लोगों को मिला। और जो इवन अभी देखिए डिजास्टर जब भी आते हैं, फ्लड्स आए थे और अभी वर्धा साइक्लोन जब आया था, तो ये फ्री कैंटीन्स बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत सारे लोग डाइवर्स सेक्शन से, छोटे से छोटा, गरीब से अमीर और तमाम तरह के सेक्शन से लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ये कॉमन्स की तरह हैं, कॉमन्स जैसे कि बीच हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिन्हें हर तरह का लोग यूज़ करता है, वैसे ये अब जो कैंटीन है कॉमन्स की तरह हो चुके हैं। यानी जैसे ग्लोबल कॉमन्स होते हैं ओशियंस, वैसे हमारे चेन्नई के या फिर तमिलनाडु के कॉमन्स हैं, वहाँ के लोगों के कॉमन्स हो गए हैं कैंटीन। तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई हैं, सबको खाना मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और सस्ता खाना मिल जाता है और डिजास्टर के समय भी काम आते हैं। तो दूसरी पॉलिसी ये कहते हैं कि हाँ, इस पॉलिसी में कहते हैं कि 20 करोड़ सब्सिडी सिर्फ दी है। तो 20 करोड़ सब्सिडी कुछ ज़्यादा नहीं है इस काम के लिए, तो अच्छी स्कीम है ये। दूसरी स्कीम ये कहते हैं वाटर की स्कीम जो है,
ये कहते हैं कि फ्री वाटर देने की बात कही है और सब्सिडाइज वाटर देने की बात कही है 10 रुपए के रेट पे 1 लीटर। तो इस जो पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हैं क्यों, क्योंकि देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस से ये पानी निकाला जाता है, तो एक वाटर निकालने के लिए 3 लीटर पानी को खराब करना पड़ता है, और डीमिनरलाइज्ड वाटर है, यानी इससे कैल्शियम आयरन जो महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, जो कि डेंजरस हेल्थ के लिए खतरेमंद साबित हो सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज वो है इसका कि देखिए अब वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आप देखिए सस्ता पानी प्रोवाइड कीजिए, यानी जो पीने का पानी है वो सभी जनता को प्रोवाइड कीजिए। अब आप अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, एक सब्सिडी के तौर पर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी जो जनता है उनका एक विश्वास ही उठ गया है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड कर रही है वो अच्छा नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की ड्यूटी ही ये है कि अच्छा पीने का पानी लाइक प्रोवाइड करना पूरी की पूरी जनता को। और इससे गलत संकेत गया है, क्योंकि देखिए पूरी जो स्टेट है पूरा का पूरा, देखिए जो वहाँ पे आप कह सकते हैं लोग हैं, उनका स्टेट का जो पानी उनकी सप्लाई आती है घर में, उनसे विश्वास उठ गया है। तो 1,000 करोड़ की पानी की जो वहाँ पे इंडस्ट्री है वो पैदा हो गई है, और एक पानी बेचते हैं महंगा जनता को। तो बस इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है पूरा का पूरा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।